हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकर फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम टर्म लोन को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टर्म लोन क्या होता है। सेकंड है पर्पस ऑफ टर्म लोन। तीसरा है अप्राइजल ऑफ टर्म लोन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। देन असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, क्वांटम एंड लिमिट, असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोजेक्शंस एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, जैसे WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ISCR इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टर्म लोन क्या है। देखिए, टर्म लोन का डिफिनेशन कहता है कि लोन दैट हैज ए स्पेसिफाइड रीपेमेंट पीरियड। कोई ऐसा लोन जिसका रीपेमेंट का पीरियड फिक्स होता है, 4 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर। मतलब ये लोन को हमें इस स्पेसिफाइड पीरियड में इसको रीपे करना होता है। तो उस तरह के लोन को हम टर्म लोन कहते हैं। ठीक है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि टर्म लोन जो है रिटेल में भी कुछ टर्म लोन्स होते हैं और कुछ जो है टर्म लोन जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी रहते हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड। रिटेल टर्म लोन वैसे लोन है जैसे मान लीजिए कि हाउसिंग लोन है या कोई व्हीकल का लोन है, तो वो रिटेल टर्म लोन कहलाता है, क्योंकि इसकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो बोरोवर के इनकम पे देखी जाती है कि एट प्रेजेंट बोरोवर का क्या इनकम है, और प्रेजेंट एक्टिविटी के इनकम से ही इस लोन का रिपेमेंट होता है। जबकि प्रोजेक्ट टर्म लोन में क्या होता है कि इसका जो रिपेमेंट का जो सोर्स रहेगा वो उसी प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर कैश फ्लोज पे डिपेंड करेगा। देखिए, टर्म लोन is based on projected cash flows of the project rather than the balance sheets of the project sponsors। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स टर्म लोन में लोन का रीपेमेंट प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज पे ही डिपेंड करता है, न कि उसके प्रेजेंट बैलेंस शीट पे, है ना। अब देखते हैं कि पर्पस ऑफ टर्म लोन क्या होता है। तो पर्पस ऑफ टर्म लोन क्या है? टारगेटेड फॉर फिक्स्ड एसेट क्रिएशन। टर्म लोन का जो पर्पस है, इस लोन का पर्पस है वो है फिक्स्ड एसेट क्रिएशन। अब देखिए, यहाँ पे हमने कुछ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट कितने क्या क्या तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? तो कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट। ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है। जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स, इसमें हम उस तरह के प्रोजेक्ट्स रखते हैं जो एकदम नया है। मतलब इसमें सिर्फ बेसिक फिक्स्ड एसेट्स की ही जरूरत होती है। जबकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी न्यू प्रोजेक्ट ही है, लेकिन इसमें कोई भी डेवलपमेंट जो है उसमें नहीं हुआ रहता है, एकदम बेसिक से इसमें शुरू होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से चल रहे थे लेकिन अभी बंद हो चुके हैं, तो फिर से ये स्टार्ट हम इसको करेंगे। फिर है बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम और आगे एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। फिर है एक्सपेंशन। मतलब कोई अगर प्रेजेंट कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को अगर हम और बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसको एक्सपेंशन कहेंगे। मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजी
अगर किसी हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, मशीनरीज को अपडेट कर रहे हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन कहलाएगा, है ना। और उसके बाद क्या, रिप्लेसमेंट। अगर हम किसी प्रोजेक्ट्स के इक्विपमेंट्स, मशीनरीज को टोटली रिप्लेस कर दे रहे हैं तो वो रिप्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अप्राइजल ऑफ टर्म लोन, यानी टर्म लोन को हम अप्राइज कैसे करते हैं। तो देखिए, टर्म लोन के अप्राइजल के दो एस्पेक्ट हैं, एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, ये एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स है। ठीक है, इस एस्पेक्ट्स में फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो कवर किया जाता है। पहला है मैनेजमेंट अप्राइजल, दूसरा है टेक्निकल अप्राइजल, थर्ड है इन्वायरमेंटल अप्राइजल और फोर्थ है कॉमर्शियल अप्राइजल। उसी तरह क्वांटिटिव अप्राइजल, सॉरी क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, उसी तरह डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट BEP एनालिसिस और NPV एंड IR। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं। अब हम समझ लेते हैं एक एक करके कि ये टेक्निकल अप्राइजल जो कि क्वालिटेटिव अप्राइजल का एक पार्ट है, उसमें क्या किन किन चीजों को कवर किया जाता है। तो टेक्निकल अप्राइजल में सबसे पहले आता है साइट सिलेक्शन, कि प्रोजेक्ट के लिए जो भी साइट सेलेक्ट किया जा रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल है या नहीं है। देन फिर अप्रूवल एंड कंसेंस, प्रोजेक्ट के लिए जो भी अप्रूवल, स्टेचुरी अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो सारे अप्रूवल है कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर है कि नहीं। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर, पावर और लेबर, इन सब की एबिलिटी है या नहीं। उसी तरह मैनेजमेंट अप्राइजल जो होती है, मैनेजमेंट अप्राइजल, इसमें देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में जो पर्सन है इन्वॉल्व है, जो पर्सन इन्वॉल्व है, यानी जो इसके प्रोमोटर्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, उनका मतलब बेसिकली हम यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट है, उसका ड्यू डिलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। देन फिर हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड इट्स एंड यूज, प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल, ये सारे जो हैं वो टेक्निकल अप्राइजल का पार्ट है। देन फिर है इन्वायरमेंटल अप्राइजल। तो इन्वायरमेंटल अप्राइजल में कंसेंट टू स्टेब्लिश या ऑपरेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या इस प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश करने के लिए क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC है, यानी इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं है। अरेंजमेंट मेड फॉर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट डिस्पोजल, जो भी इस प्रोजेक्ट से अगर कोई मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, कोई हार्मफुल मटेरियल अगर प्रोड्यूस होता है, तो उसका ट्रीटमेंट और प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था है या नहीं। अगर इसमें बॉयलर का यूज होने वाला है तो उसका बॉयलर का परमिशन है या नहीं। फिर अगर ये कोई ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में अगर प्रोजेक्ट है जहाँ पे फॉरेस्ट है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन सभी का स्टेचुरी क्लियरेंस है कि नहीं, मतलब प्रॉपर अप्रूवल है या नहीं। ये इन्वायरमेंटल अप्रेजल का पार्ट है, जो कि हमारा क्वालिटेटिव अप्राइजल में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का एक पार्ट है। देन फिर आता है कॉमर्शियल अप्राइजल। जिस प्रोडक्ट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा, उसका मार्केट साइज क्या है, उसका डिमांड और सप्लाई का पोजीशन क्या रहेगा, कंपटीशन कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ फर्म इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड डिलीवरी। देन फिर सेलिंग अरेंजमेंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग या थ्रू डीलर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमीशन एजेंट एटसेट्रा, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये प्रोजेक्ट है, इसके जो क्वालिटेटिव
एस्पेक्ट जिसकी हमने बात की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई? सबसे पहला आ गया मैनेजमेंट अप्राइजल। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अप्राइजल हम करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पर्सन है, पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, पर्सन बिहाइंड प्रोजेक्ट, उसके बारे में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया जाता है कि इसमें जो भी पर्सन है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका इस प्रोजेक्ट में क्या इंटरेस्ट लेवल है, क्या पहले उन्होंने इस तरह का कोई सिमिलर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया है कि नहीं, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट अप्राइजल में आ जाती है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से आर्किटेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से इंजीनियर इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी एजेंसी को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, उनका उनका भी क्वालिफिकेशन जो है वो देखा जाता है। टेक्निकल अप्राइजल में हमने यहाँ पे नीचे देखा कि साइट सिलेक्शन, अप्रूवल ऑफ कंसेंट, लैंड बिल्डिंग, एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, पावर, लेबर एटसेट्रा, सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड इट्स एंड यूज, प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल अप्राइजल का पार्ट है। उसी तरह हमने इन्वायरमेंटल अप्राइजल के बारे में भी पढ़ा, फिर देन कॉमर्शियल अप्राइजल के बारे में भी पढ़ा। तो ये चार जो मेन मेन चीजें हैं, ये हमारा क्वालिटेटिव अप्राइजल जो कि एक सब्जेक्टिव अप्राइजल है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देन हमारा है क्वांटिटेटिव अप्राइजल। तो क्वांटिटेटिव अप्राइजल में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में हम क्या क्या चीजें लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया? लैंड, फिर आ गया बिल्डिंग, देन फिर प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर एंड फिक्सचर, टेक्निकल नो हाउ फीस, मतलब जो भी एजेंसीज इनके साथ है, आर्किटेक्ट हो गया चाहे टीईबी हो गए, इसके टेक्निकल हाउ नो हाउ फीस इनको कहा जाता है। फिर इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आईडीसी, देन फिर प्रीलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, कॉन्टिजेंसीज, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल एंड देन फिर टोटल। तो ये सारे आइटम जो है वो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के पार्ट हो गए। अब आता है मीन्स ऑफ फाइनेंस। मीन्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला है पर्टिकुलर्स में क्या है? प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोमोटर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। देन फिर अनसिक्योर्ड लोन्स जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का रहेगा, फिर टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ये तीन चीजें जो हैं ये हमारा मीन्स ऑफ फाइनेंस रहेगा। अब देखिए असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, क्वांटम लिमिट। अब क्वांटम ऑफ लिमिट जो है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? लैंड, यानी ये हमारा एक लैंड जो है, ये हमारा एक क्या है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इंक्लूड हम इसको करते हैं। तो लैंड हो गया, मान लीजिए कि अगर 100 रुपीज का लैंड है, 100 करोड़ का, सॉरी 100 करोड़ का अगर लैंड है, तो क्या इसमें कोई मार्जिन है? अगर हम मार्जिन को माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद जो आएगा वो बैंक लोन। सपोज कीजिए कि अगर लैंड को अगर बैंक फाइनेंस कर रही है 100 करोड़ में, 25% का अगर मार्जिन है, तो 75 करोड़ जो है वो इसको टर्म लोन अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग मार्जिन 75 करोड़ रहेगा। उसी तरह बिल्डिंग, बिल्डिंग का कॉस्ट मान लीजिए कि अगर 50 करोड़ है और इसका 10% अगर मार्जिन है फॉर एग्जाम्पल, तो 45 करोड़ जो है ये टर्म लोन इसको रहेगा और ये बिल्डर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसी तरह से अलग अलग टॉपिक को हम देखते हैं यहाँ पे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, टेक्निकल नो हाउ फीस, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, प्रीलिमिनरी एंड पोस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉन्टिजेंसीज, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल। इनमें क्या क्या मार्जिन है, उस मार्जिन के हिसाब से हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा इसमें टर्म लोन की कितनी इसमें जरूरत होगी। टोटल टर्म लोन हमारे पास मार्जिन डिडक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोजेक्शंस एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। अब देखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, जो हम प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोजेक्शन करते हैं उसका किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो टर्म लोन इज टू बी रीपेड फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द फर्म। जैसा कि मैंने कहा कि
जो भी प्रोजेक्ट लोन होते हैं, उस प्रोजेक्ट लोन में जो टर्म लोन होगा उसका रिपेमेंट हमेशा ही फ्यूचर कैश फ्लो से किया जाता है। यानी जो भी हम उस एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उस प्रॉफिट से ही टर्म लोन का रिपेमेंट होगा। Assess the reasonability of sales projections, capacity utilizations, and then assess the reasonability of various items of expenditure like raw material, power, labor, etc. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो से हमें क्या पता चलता है? तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो से हमें ये पता चलता है कि जो भी टर्म लोन, देखिए टर्म लोन को जब हम रिपे करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है इंटरेस्ट और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। तो क्या जो कंपनी है या फर्म है, क्या वो अपनी एक्टिविटी से इतनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यानी इतना कैश जनरेट कर रही है कि इस टर्म लोन का जो इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट है, ये दोनों चीजें जो है वो कवर हो जाए। देखिए अगर हम ये कहे कि कैश उतना ही कैश जनरेट कर रही है जितना कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है, तो क्या वो कंपनी सरवाइव कर पाएगी? तो नहीं, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट जो है उसको जनरेट करना पड़ता है, यानी उतना कैश फ्लो जनरेट करना पड़ता है जिसमें ये सारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो कवर भी हो जाए और उसके साथ कुछ प्रॉफिट उनको बचे, जो कि फिर से वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए, है ना। तो यानी यहाँ पे कहा जाता है कि अगर डीएससीआर 1.50 अगर है, एवरेज डीएससीआर अगर 1.50 है, या किसी 1 ईयर का डीएससीआर अगर 1.20 है, मिनिमम डीएससीआर 1.20 है, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए ये जो हमारा है, ये क्या है? कैश एक्रूअल, टोटल कैश जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, इन दोनों को मिला के बोले कैश एक्रूअल्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इनको डिवाइड कर दिया जाता है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इन दोनों के सम से इसको डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के बाद अगर मान लीजिए कि ये लोन अगर 5 ईयर के लिए दिया गया है, ठीक है, तो पूरे 5 साल में 5 ईयर्स का टोटल एवरेज डीएससीआर अगर 1.50 आता है, ठीक है, 1.50 आता है, यानी अगर हम ये देख लें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है, 5 साल का टोटल सम अगर मान लिए कि 3 करोड़ से आ रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट और टर्म लोन 5 ईयर्स का टोटल मिलाकर कितना 2 करोड़ है, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1.5। तो एवरेज कितना है 1.5। तब ये प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसमें और एक चीज है कि किसी 1 ईयर में मिनिमम जो है डीएससीआर कितना आना चाहिए? 1.20 आना चाहिए। ये जो है डीएससीआर का बेंचमार्क रेशियो है। तो डीएससीआर का हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। क्या क्या है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इन तीनों के सम से हमको डिवाइड करना है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टीएल, इससे डिवाइड करना है। तो हमारा क्या? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकल जाएगा। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो याद रखेंगे, हमेशा हम टर्म लोन के केस में हम निकालते हैं। तो डीएससीआर से हमें क्या पता चलता है? ये इंडिकेट करता है कि फर्म की लोन रिपेमेंट की क्या एबिलिटी है। हाई रेशियो इंडिकेट द फर्म कैन मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। देखिए जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, जितना बड़ा होगा, 1.50 तो ये मिनिमम है, बेंचमार्क, मतलब इससे कम नहीं चलेगा। मतलब अगर इससे ज्यादा है, सपोज कीजिए अगर रेशियो ये 2.50 आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हाई रेशियो इंडिकेट द फर्म कैन मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन, मतलब जो भी इसके डेब्ट है फर्म उसको आसानी से मीट कर पाएगा। Benchmark DSCR shall be minimum 1.20 per year and average DSCR shall be 1.50.
अब देखते हैं कि डेट, जैसे कि हमने देखा कि डेब्ट सर्विस रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे भाई ये लोन जो है 6 इयर्स का है, तो सबसे पहले है नेट प्रॉफिट, पहले साल में क्या नेट प्रॉफिट हुआ, फिर क्या डेप्रिसिएशन आया, फिर टर्म लोन का टोटल सम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए कि नेट प्रॉफिट 1 है, डेप्रिसिएशन जो है वो 0.50 है, और टर्म लोन जो है वो 2 है। ठीक है, तो इन टोटल का सम यहाँ पे निकल जाएगा। फिर टर्म लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा, सपोज कि टर्म लोन का इंटरेस्ट भी 1 है, टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट 1 है, टर्म लोन का इंटरेस्ट 0.25 है, तो फिर इसका टोटल यहाँ पे सम आ जाएगा, और फिर यहाँ से ए बाय बी जो है वो एवरेज निकलेगा, सॉरी ए बाय बी जो है 1 ईयर का निकलेगा। उसी तरह यहाँ पे टोटल ए आएगा और फिर टोटल बी आएगा, तो यहाँ पे टोटल एवरेज डीएससीआर निकल जाएगा। देन हमारा दूसरा इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब देखिए इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है। डीएससीआर में हमारा, हम यहाँ पे देखते थे कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ये दोनों टर्म लोन के केस में है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, यहाँ पे टर्म लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहा है और टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट की भी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बात कर रहा है, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ पे डेप्ट की बात कर रहा है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में डेप्ट की बात कर रहा है। डेप्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट भी आता है और इंस्टॉलमेंट भी आता है, लेकिन इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो में सिर्फ क्या आता है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला इप्टा बाय इंटरेस्ट, इसमें सिर्फ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कंपनी इतना कैश जनरेट कर रही है, इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो उसके इंटरेस्ट को, जो भी लोन उसने ले रखा हो, चाहे वो टर्म लोन हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, इसका भी इंटरेस्ट और इसका भी इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है कि नहीं। यानी दोनों के, ये जो दो तरह के डेब्ट है, इनके इंटरेस्ट को रिपे करने की कैपेसिटी फर्म के पास है कि नहीं, इससे ये किस फॉर्मूले से पता चलेगा, तो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो से हमें पता चलेगा। इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन एंड amortization। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन एंड amortization को डिवाइड करेंगे हम इंटरेस्ट से। ISCR is helpful in analyzing the capacity of the borrower to repay the interest obligation of various loans and advances taken from FI। उसी तरह IPTA is earning before interest, tax, depreciation and amortization। बेंचमार्क जो है, ISCR का जो बेंचमार्क है वो कितना है, 1.25:1। यानी ISCR अगर 1.25:1 से ज्यादा और इसके इक्वल है, तभी जो है वो प्रोजेक्ट अच्छा है, तभी वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है। अगर इससे कम आता है, वन मान लो सपोज कि 1.10 आता है, तो फिर वो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं होगी। ब्रेक इवन पॉइंट समझने से पहले एक चीज हम देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी नए प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का अप्राइज करते हैं। ठीक है ना, किसी भी नए प्रोजेक्ट में कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस, इन तीन चीजों के बीच, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस, इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को हम ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू से जानते हैं कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का या किसी भी बिजनेस यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, तब हमें ये पता होता है कि एक साइड में जहाँ पे कॉस्ट और एक्सपेंसेस होता है, वहीं दूसरी साइड में क्या होता है, वॉल्यूम और प्राइसेस। देखिए ये चारों जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है। अगर आप इसमें से किसी भी चीज में अगर चेंजेस करेंगे, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, वॉल्यूम और प्राइसेस, किसी भी चीज में अगर आप चेंजेस करेंगे, तो इसका इफेक्ट आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पड़ेगा,
है ना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में ही हम कॉस्ट, एक्सपेंसेस, वॉल्यूम और प्राइसेस, इन चारों के बीच के रिलेशनशिप को हम समझते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी भी यूनिट में या किसी भी फर्म या बिजनेस में जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, कॉस्ट और एक्सपेंसेस होता है, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं और कुछ कॉस्ट या एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि वेरिएबल नेचर के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, फिक्स्ड और वेरिएबल इसको समझते हैं कि फिक्स्ड नेचर में क्या है। जैसे कोई भी यूनिट जैसे ही इस्टेब्लिश्ड होता है, इस्टेब्लिश्ड होने के बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कुछ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि रेस्पेक्टिव जो उसने टर्म लोन लिया होगा इस यूनिट के लिए, उसका इंटरेस्ट पेमेंट, फिर जो मशीनरीज उसने इंस्टॉल किया होगा उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये सारे इस तरह के कॉस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। उसी तरह कुछ कॉस्ट ऐसे होंगे जो कि वेरिएबल नेचर के होंगे। जैसे अगर प्रोडक्शंस का लेवल बढ़ता है तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह वेजेस जो होंगे वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ सेल्स के साथ चेंज होते हैं, उनको वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो एक्सपेंसेस मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होने वाले, उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, यहाँ क्या तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is fixed cost and variable cost, है ना। Fixed cost is the cost which remain fixed irrespective of volume of production, like rent, manager salary, interest on term loan, depreciation, etc. While variable cost is the cost which vary with the volume of production, like raw material cost, wages, electricity cost, etc. ठीक है। अब देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से एक और टर्म हम निकल करके आता है, वो है कंट्रीब्यूशन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, तो देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हम जो भी आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके किसी एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस होगा, इसमें से अगर हम उसी एक यूनिट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस करते हैं तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के बाहर आता है ना। यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पर यूनिट का हम सेलिंग प्राइस और उसमें से हम माइनस करेंगे पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के बाहर आएगा। ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। पहला समझना है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तीसरा होता है कंट्रीब्यूशन। तो ये किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए तीन चीजों के कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जब किसी कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या होता है, जीरो होता है। यानी वैसा सिचुएशन जहां पे ना ही कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट दिया है कि हायर द ब्रेक इवन हायर द रिस्क, ब्रेक इवन पॉइंट अबव 65% इज कंसिडर टू बी रिस्की। इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मतलब किसी लेवल पर ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा अचीव होगा, वैसे पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जो है और लॉस जो है वो दोनों इक्वल है। यानी नो, इक्वल कहने का मतलब है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन है। कहने का मतलब है कि हम जितना हमारा सेल है, सेल्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, जो हमारा एक्सपेंसेस है उसके बराबर क्या है, सेल्स है। तो ऐसे सिचुएशन में ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमारा लॉस हो रहा है। अब सपोज कीजिए कि सेल्स अगर मैक्सिमम सेल्स अगर ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। और हमारा एक्सपेंसेस जो है ये भी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो हमेशा बना रहेगा, मतलब कंपनी को ना ही कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में,
कंपनी चलाना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि ब्रेक इवन, अगर मान लीजिए कि कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लीजिए कि 100% होता है, और सपोज कीजिए कि वो 60% पे उसका ब्रेक इवन आ जाता है, मतलब 60% जब हम कंपनी की कैपेसिटी का यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उतने यूटिलाइजेशन पे हम उतना ही सेल्स कर पाते हैं जितना कि हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है। अगर हम यही अगर अगर यूटिलाइजेशन है 70% हम कर रहे हैं, और तब भी हमारा सेल्स जो है वो हमारे एक्सपेंसेस के इक्वल में है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही रिस्की है ना। ये कंपनी जो है बहुत ही रिस्की है। तो वैसे ही कहा गया है कि 65% से ज्यादा अगर ब्रेक इवन है, यानी 65% कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं और फिर भी हम सिर्फ एक्सपेंसेस को ही मीट कर पा रहे हैं, तो वहां पे देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट का सिचुएशन है, तो ये हमारे लिए रिस्की प्रोजेक्ट होगा। इफ द यूनिट इज ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन कैपेसिटी इट विल इनकर लॉस एंड नॉट वेरिएबल। और अगर कोई भी कंपनी अपने ब्रेक इवन कैपेसिटी से नीचे ऑपरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लॉस इनकर करेगा। जैसे अगर कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 65% है, मतलब 65% कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन पे कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंसेस के क्या है, इक्वल है। ठीक है। टोटल जो सेल्स है वो एक्सपेंसेस के क्या है, अगर इक्वल है, और मान लीजिए कि ये अगर 60% पे अगर ऑपरेट कर रहा हो, ठीक है, 65% पे वो ब्रेक इवन अचीव कर रहा है, तब सेल्स और एक्सपेंसेस क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर 60% कैपेसिटी से का ही यूटिलाइजेशन करके ये कंपनी चल रही हो, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स कम होगा। जाहिर सी बात है सेल्स कम होगा, मतलब सेल्स जो है इज नॉट इनफ टू मीट द एक्सपेंसेस। वैसे सिचुएशन में कंपनी जो है वो लॉस इनकर करेगी और ये वायबल नहीं होगी। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालने का जो फॉर्मूला है, इसमें दो चीजें होती है। एक हम ब्रेक इवन पॉइंट में क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, एक में हम निकालेंगे ब्रेक इवन क्वांटिटी और दूसरे में हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। तो इसमें ब्रेक इवन क्वांटिटी है फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक साल में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम, इससे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी। जैसे देखिए, मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है, मतलब किसी यूनिट का सेलिंग प्राइस जो है वो ₹100 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 60 है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम 20,000 है। ठीक है, और यूनिट की कैपेसिटी जो है वो 1000 यूनिट्स पर एनम है, मतलब ये यूनिट एक साल में 1000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकती है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 100, मतलब एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 100। उसके पीछे पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60, और ये फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, जो कि फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या है, ब्रेक इवन सेल्स क्या है, और ब्रेक इवन कैपेसिटी कितना है, डिसाइड वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मॉनिटोरियम पीरियड, है ना। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का कुछ आंसर भी दिया, ब्रेक इवन क्वांटिटी 500, ब्रेक इवन सेल्स 50,000, यूनिट कैपेसिटी 1000 यूनिट्स पर ईयर। अब देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 20,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कितना है 60। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40, तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। यानी हमारा क्या ब्रेक इवन हमारा क्वांटिटी कितना है 500 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए 500 यूनिट्स हमारा ये ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गया। पहला आंसर हमारा आ गया ब्रेक इवन क्वांटिटी। दूसरा ब्रेक इवन सेल्स। अब यूनिट्स हमारा कितना है, क्वांटिटी कितना है 500 यूनिट्स। अगर हम सेल्स निकालेंगे तो पर यूनिट सेल्स सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज। तो 500 इंटू 100 तो हमारा कितना आ जाएगा 50,000। यानी ब्रेक इवन सेल्स हमारा कितना है 50,000। ठीक है, अब तीसरा है फाइंड आउट ब्रेक इवन कैपेसिटी कितना है। देखिए हमारा जो यूनिट है उस यूनिट्स क्या कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स पर एनम। ठीक है, 1000 यूनिट्स पर एनम, तो एक साल में 1000 यूनिट्स वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन कैपेसिटी कितनी हो गई, तो 500 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो 500 जो है वो टोटल कितना है 1000 यूनिट्स है, इसका कितना परसेंट हो गया 50%। यानी हमारी ब्रेक इवन कैपेसिटी कितनी है वो 50% है। अब अब चूंकि ये कंपनी जो है 50% कैपेसिटी पे ही यूनिट जो है वो अपना ब्रेक इवन अचीव कर रही है। ठीक है, तो 100% पे अगर 100% ये कैपेसिटी अगर यूटिलाइजेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या है प्रॉफिट में होगा। यानी प्रोजेक्ट जो है वो क्या है वायबल है। और हम ऐसे भी देखा है, हमने देखा है कि 60% से अबव अगर ब्रेक इवन कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो वो रिस्क पे रहता है और नॉट वायबल की कैटेगरी में आता है। और इसका क्या है 65% से लोअर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो क्या है वायबल है। अब यहाँ पे आता है दूसरा कि डिसाइड वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मॉरिटोरियम पीरियड। अब चूंकि यहाँ पे जो कंपनी है इसकी इसकी ब्रेक इवन सेल्स जो है सॉरी ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो कितना है 500 यूनिट्स, और पर एनम ये कितना बनाता है 1000 यूनिट्स पर एनम। तो 500 कितने में बनाएगा 6 मंथ में। यानी 6 मंथ्स में उसको क्या लगेगा ब्रेक इवन अपना अचीव करने में, है ना। तो ये 6 महीने का हम उसको क्या देंगे मॉरिटोरियम पीरियड। तो यहाँ पे मॉरिटोरियम पीरियड क्या मिलेगा 6 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी हमारा कितना है 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हमारा ब्रेक इवन जो है ये हो गया जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। और टाइम टू अचीव ब्रेक इवन कितना है 6 मंथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये हमारा 6 मंथ्स का क्या है मोरिटोरियम पीरियड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन का कुछ है, इफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड पीरियड इज 6 मंथ देन मिनिमम मोरिटोरियम पीरियड इज इक्वल टू इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 6 मंथ्स और प्लस ब्रेक इवन पीरियड इक्वल टू 6 मंथ्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया जो पहला 6 मंथ तो उसको प्रोडक्शन के बाद उसको 6 महीने लग रहा है ब्रेक इवन अचीव करने में, तो 6 महीने का मोरिटोरियम पीरियड हम वहां पे दे रहे हैं। प्लस अगर हम ये अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो पीरियड रहेगा, ठीक है, मतलब डीसीसीओ अचीव करने के लिए जो पीरियड रहेगा प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, सपोज कीजिए कि 12 मंथ्स अगर लगेगा उसको 12 मंथ लगेगा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, मतलब उसके डीसीसीओ को अचीव करने में, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशंस, अगर उसमें 12 मंथ्स का टाइम लगता है प्लस 6 मंथ का टाइम क्या हो गया ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने में, तो टोटल पीरियड हम उसको क्या मॉरिटोरियम दे सकते हैं 18 मंथ्स का, है ना। तो वैसे ही ये बस ये एग्जांपल का अगर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड दिया हुआ है 6 महीने का और ब्रेक इवन जो है वो 6 महीने का है, तो टोटल मॉरिटोरियम कितना होगा 12 मंथ का। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे टर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस। तो डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जो हमने एस्टिमेट किया है या जो हमारा एक्चुअल सेल्स है और जो ब्रेक इवन सेल्स है उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना है 500 यूनिट्स,
ठीक है। और एक्चुअल सेल्स जो है वो हमारा कितना है 1000 यूनिट्स। तो जो ये इसका डिफरेंस है 500 यूनिट्स, ये हमारा क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब यही हमारा क्या है प्रॉफिट हमें इसी में से मिलेगा। चलिए अब एक दूसरा टर्म समझते हैं, वो है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखिए द वेटेड एवरेज the weighted average cost of capital is the average rate a company is expected to pay to finance its assets. It represents the minimum return a company must earn on its investment to satisfy its investor, both shareholders and lenders. ठीक है, इसको जनरली हम इस तरह से समझते हैं, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए हमें क्या कैपिटल की जरूरत होती है। अब किसी भी कंपनी में कैपिटल दो तरह से आएगा। ठीक है, एक आएगा लैंडिंग के थ्रू, यानी यानी लैंडिंग या उसको कह सकते हैं बोरोइंग के थ्रू। ठीक है, और दूसरा आएगा इक्विटी शेयर इशू के साथ। ठीक है, यहाँ पे जनरली बोरोइंग जो है वो बैंकों से अगर बोरोइंग होगा तो उसका एक आरओआई रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सपोज कीजिए जो भी बोरोइंग कर रही है कंपनी उस पर 12% का आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। उसी तरह इक्विटी अगर होगा तो इक्विटी पे भी कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट ऑफ का कॉस्ट जो है वो कैपिटल का जो कॉस्ट है, जब हम इसका वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है, जब हम इसका क्या निकालते हैं एवरेज निकालते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी कंपनी को रन करने के लिए जो भी कैपिटल चाहिए उस कैपिटल के ऊपर कितना हमें कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो उसका एवरेज जब हम निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के से भी समझते हैं, एक कंपनी रेजेस मनी फ्रॉम दी टू मेन सोर्सेस। पहला क्या है इक्विटी शेयर इशूड टू इन्वेस्टर, और दूसरा है डेट। Each source has a cost. Equity investor expects dividends or capital gains. Debt holder expect interest payment. WACC blend those costs together, weighted by how much of each source the company uses. So WACC blends the cost together, weighted by how much of the each sources the company uses. यानी इन दोनों ही सोर्सेस जो है इसका हमको क्या निकालना है वेट निकालना है कि कितना हम इक्विटी से यूज कर रहे हैं और कितना हम डेट से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और उसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए अब यहाँ WACC के फॉर्मूला को समझ लेते हैं। WACC is equal to मतलब weighted average cost of capital is equal to E by V into RE plus D by V into RD into 1 minus TC। अब देखिए E यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, E is equal to मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी हमने कितना कैपिटल जो है इक्विटी के थ्रू लिया है। दूसरा हो गया D इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, यानी जो हमने डेट लिया है वो कितना वैल्यू का डेट हमने लिया है। तीसरा है V जो है E प्लस डी, यानी टोटल कैपिटल हमने कितना यूज किया है, टोटल कैपिटल। V इक्वल टू क्या E प्लस डी टोटल कैपिटल। RE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का कॉस्ट कितना है, RD कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और TC हो गया कॉर्पोरेट टैक्स का रेट। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि इमेजिन ए कंपनी फाइनेंस इटसेल्फ लाइक दिस। इक्विटी लिया है कितना 60 लाख, डेट लिया है 40 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 8% और टैक्स रेट है कितना 30%। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है टोटल जो कैपिटल है वो कितना हो गया 60 लाख प्लस 40 लाख यानी 100 लाख हो गया वी फॉर्मूला में। इक्विटी का वेट कितना हो गया, ठीक है, यानी टोटल 100 में से टोटल 100
टोटल कैपिटल कितना है 100, 100 में से इक्विटी कितना है 60 लाख, तो परसेंटेज में इसका वेट कितना 0.6, इसका वेट हो गया 0.6। उसी तरह अपना डेट का जो है वेट कितना हो गया, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.4 इसका वेट आ गया 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं WACC में। तो WACC में सबसे पहले फॉर्मूला में क्या था, EYV इंटू RE। ठीक है, तो EYV यहाँ पे कितना हो गया, E हमारा जो है इक्विटी, इक्विटी का वेट कितना हो गया, तो वेट यहाँ पे लेते हैं 0.6 हमारा वेट हो गया इक्विटी का। ठीक है, क्योंकि 60 लाख 100 लाख में से 60 लाख हमने इक्विटी के थ्रू लिया, तो 0.6 और V मतलब टोटल कैपिटल जो है EYV हमने टोटल निकाल ही दिया कि यहाँ पे 60 में से 100 में से कितना है 60, तो 0.6 आ गया इंटू EYV हमका हमारा आ गया इंटू RE हमारा क्या है रिटर्न कितना है हमारा 12% है। ठीक है, ये हमारा एक आ गया EV इंटू RE। उसी तरह दूसरा हमारा क्या था DV इंटू RD, तो DV हमारा कितना है 0.4 इंटू इस पे कितना ROI लग रहा है 8% प्लस इतना, और इसमें से 1 माइनस हमारा 30% का टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, 1 माइनस 30/100 यानी 0.3। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 7.2 प्लस 0.4 इंटू 8% और इंटू 0.7%, ये करेंगे तो 9.4%, 9.44% जो है हमारा क्या आ रहा है WACC। तो कंपनी का WACC कितना है 9.44%। दिस मीन्स एनी न्यू प्रोजेक्ट मस्ट जनरेट एटलीस्ट 9.44% रिटर्न टू वर्थवाइल। यानी यहाँ पे इस यूनिट का जो WACC है माने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 9.44% है। ठीक है, अगर 9.44% अगर वो रिटर्न जनरेट करती है कंपनी अपने टोटल कॉस्ट में से, तो ही ये कंपनी क्या होगी वाइबल होगी, मतलब वर्थवाइल होगी। अगर WA जो इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इससे अगर कम का रिटर्न अगर जनरेट करेगी कंपनी, तो कंपनी जो है वो वाइबल नहीं होगी। देखिए, इफ ए प्रोजेक्ट अर्न्स 12%, इस केस में इट इज गुड क्योंकि अबव WACC है। लेकिन अगर ये 8% अगर अर्न कर रही है तो इट डिस्ट्रॉय द वैल्यू, यानी WACC क्या है बिलो है, इसका मतलब ये कंपनी जो है वो एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है। इन शॉर्ट WACC इज लाइक द कंपनीज हर्डल रेट, the minimum acceptable return before investor starts questioning if their money is being used wisely। अगर ये कम है WACC जो है, अगर कम है टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, अगर हमारा हम उससे टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न अगर कम है तो फिर ये कंपनी वायबल नहीं है। वैसे सिचुएशन में हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस टेस्ट करते हैं व्हाट इफ सिनेरियो, मतलब क्या हो अगर। ठीक है, it helps you understand how changes in key assumption like selling price, cost, interest rate, WACC etc. affect the outcome of a project। किसी भी प्रोजेक्ट में मैंने एक बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट, एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन और सेल्स, ठीक है, इसमें से अगर किसी भी वेरिएबल में चेंजेस आएगा तो फिर कंपनी उससे क्या है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे वो क्या है इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम देखते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल में अगर हम चेंजेस करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या पड़ता है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट मान लीजिए 10% से बढ़ गया, या एक्सपेंसेस 10% से बढ़ गया, या हमारा सेल्स जो है वो 10% से क्या हो गया घट गया, या 20% से घट गया, ठीक है, या हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10% से घट गया, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी का क्या सिचुएशन रहेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी का सिचुएशन रहेगा, उसी सिनेरियो को हम सेंसिटिव एनालिसिस में टेस्ट करते हैं।
हाउ सेंसिटिव इज माई प्रोजेक्ट प्रोफाइल और वायबिलिटी टू चेंज इन सर्टेन वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए ये क्यों यूजफुल है। तो प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशन, जो भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं वो क्या है, एजम्पशन पे डिपेंड करता है, यानी फ्यूचर सेल्स, कॉस्ट और डिमांड पे डिपेंड करता है। रियलिटी ऑफन डिफर्स फ्रॉम एजम्पशन, ठीक है, जो वास्तविकता है वो हमारे एजम्पशन से डिफर करता है। तो सेंसिटिव एनालिसिस शोज which variables are most critical and where risk lie। तो सेंसिटिव एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन से वेरिएबल जो है वो क्रिटिकल है और रिस्क जो है वो कहाँ पे है। देखिए, ब्रेक इवन एंड सेंसिटिव एनालिसिस हम दोनों को साथ साथ देखेंगे। किसी मान लीजिए कि एक यूनिट में सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 है, फिक्स्ड कॉस्ट 2000 है और कैपेसिटी जो है यूनिट का 1000 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बीईपी निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। हमने निकाला ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी हम पहले भी निकाल चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, 40 है। 40 कैसे है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 500 यूनिट्स, ये हमारा बीईपी हो गया। और ब्रेक इवन हमारा सेल्स क्या हो गया, 500 इंटू 100, यानी 100 हमारा पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, 500 हमारा क्वांटिटी आ गया, तो 50,000 जो है हमारा ब्रेक इवन सेल्स हो गया। ठीक है, ये हमने दो चीजें यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हमने जान लिया कि ब्रेक इवन क्वांटिटी हमारा 500 यूनिट्स है और ब्रेक इवन सेल्स हमारा 50,000। ठीक है, अब देखिए इस पे सेंसिटिव एनालिसिस हम करते हैं। नाउ लेट्स टेस्ट हाउ ब्रेक इवन पॉइंट चेंजेस इफ एजम्पशन वेरी। अगर किस तरह से अगर हम एजम्पशन को अगर चेंज करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बेस केस है उसमें हमने सेलिंग प्राइस कितना लिया 100, वेरिएबल कॉस्ट लिया 60, तो हमारा बीईपी यूनिट्स कितना आया 500 आया और ब्रेक इवन सेल्स हमारा आया 50,000। ठीक है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमने, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल गया। अब सपोज कीजिए कि प्राइस जो है सॉरी 10% से डाउन हो जाता है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90, प्राइस जो है वो 90 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है 60। तो बीईपी यूनिट्स बीईपी यूनिट्स हमारे यहाँ पे निकालते हैं तो कितना निकलेगा 20,000 इज डिवाइडेड बाय 90 माइनस 60, यानी कितना 90 माइनस 60 कितना हो गया 30। 90 माइनस 60 कितना हो गया 30। तो 30 से 20,000 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो लगभग लगभग 667 जो हमारा बीईपी यूनिट्स है और हमारा सेल्स जो है 667 इंटू अगर हम 90 करेंगे तो हमारा 60,000 के करीब करीब हमारा ब्रेक इवन सेल्स आएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस्ट अगर 10% से बढ़ जाता है, ठीक है, तो कॉस्ट 10%, वेरिएबल कॉस्ट 60 है बेस हमारा, 10% से बढ़ा दिया गया 66 हो गया, तो हम देखते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स हमारा कितना है 66,700 हो गया, बीपी यूनिट हमारा 667 हो गया। प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हो जाता है 110, तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना है 44,000 पे हमें मिल जाता है। कॉस्ट अगर हमारा 10% से ज्यादा हो गया, ठीक है, यानी सॉरी 10% अगर डाउन हो गया तो हमारा ब्रेक इवन जो है 45,500 पे ही हमें मिल गया। तो ये डिफरेंट सिनारियो है जहां पे हमने देखा कि प्राइस अगर घट जाता है तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट अगर अगर 10% से बढ़ जाता है तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाती है और कॉस्ट घट जाती है तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स जो है वो कम आ जाता है। ठीक है, यानी रिस्क हमारा कहाँ पे, प्राइस और कॉस्ट पे। यहाँ पे जब प्राइस और कॉस्ट, प्राइस जो है वो घटेगा और कॉस्ट जो अगर बढ़ेगा तो हमारा ब्रेक इवन भी जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्राइस अगर बढ़ेगा और कॉस्ट अगर घटेगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या आ जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नीचे देखते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर 10% से ड्रॉप करता है तो बीईपी राइजेस टू
667 यूनिट्स यानी रिस्कियर है। इफ वेरिएबल कॉस्ट 10% से राइज करता है तो बीईपी जो है 667 यूनिट्स हो जाता है। इफ बीईपी सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस तो बीईपी फॉल्स यानी सेफर। दिस शोज द प्रोजेक्ट इज हाईली सेंसिटिव टू प्राइस एंड कॉस्ट चेंजेस। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्राइस और कॉस्ट इन दोनों में से क्या है, दोनों में हाईली सेंसिटिव है। अगर प्राइस और कॉस्ट में कुछ चेंजेस आता है तो बीईपी हमारा चेंज हो जाता है। तो यही हमारा क्या सेंसिटिविटी एनालिसिस है। ठीक है, तो हमें सेंसिटिव एनालिसिस से क्या क्या पता चलता है कि सेंसिटिव एनालिसिस हाईलाइट द रिस्क ड्राइवर्स। तो यहाँ पे रिस्क ड्राइवर क्या हो गया, प्राइस। इस एग्जांपल में रिस्क ड्राइवर क्या हो गया, प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, इस इट हेल्प्स मैनेजर्स एंड लेंडर्स टू डिसाइड इज द प्रोजेक्ट वायबल एंड अंडर वर्स्ट केस सिनारियो, है ना। इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो में क्या प्रोजेक्ट जो है वायबल है। शुड वी बिल्ड ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करना चाहिए। हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी डू वी हैव बिफोर लॉसेस इनकर। तो ये सारी चीजें जो है हमें सेंसिटिव एनालिसिस से पता चलता है। चलिए मूव करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या होता है। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में का जो रीपेमेंट होता है ना, किसी भी प्रोजेक्ट का जो रीपेमेंट होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा, वो फ्यूचर कैश फ्लोज, जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो है, चाहे वो इनफ्लो है चाहे आउटफ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लोज से ही होता है। यानी रीपे किसी भी प्रोजेक्ट का रीपेमेंट उसके फ्यूचर कैश फ्लोज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनपीवी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू tells you the value today if all future cash flows, inflows and outflows from a project discounted at a chosen rate, usually WACC। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी फ्यूचर का जो कैश फ्लो है, ठीक है, अगर फ्यूचर कैश फ्लोज को एक किसी भी एक रेट पे अगर हम डिस्काउंट करते हैं, किसी भी एक डिस्काउंट रेट पे अगर डिस्काउंट किया जाता है तो आज के डेट में उसका क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, मतलब आज के डेट में जो भी फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो होगा, उसको उसका आज के डेट में उसकी क्या वैल्यू है ना। तो कौन सा डिस्काउंट रेट, तो यहाँ पे यूजुअली WACC। और मान लीजिए ये अगर इस रेट को हम क्या कहेंगे, इस रेट को हम करते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे फ्यूचर कैश फ्लोज जो है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, IRR। ठीक है, यानी IRR वो रेट डिस्काउंटिंग रेट है जिसपे जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV अगर जीरो हो तो ऐसे डिस्काउंट रेट को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट एड्स वैल्यू यानी वर्थ डूइंग। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज का अगर प्रेजेंट में वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है, ठीक है, तो वर्थ डूइंग प्रोजेक्ट है। अगर एनपीवी जो है वो जीरो से भी कम है, नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रॉयज द वैल्यू और नॉट वर्थ डूइंग, ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। एनपीवी का देखिए फॉर्मूला क्या है, सम है कैश फ्लोज, मतलब ओवर द टाइम जो हमारा कैश फ्लोज आएगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी हमारा है, ओवर द टाइम जो कैश फ्लोज रहेगा, इज डिवाइडेड बाय 1+R। 1+R मतलब वही रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट जिसको ऑफन WACC रहते हैं, टू द पावर T यानी टाइम पीरियड, और माइनस यहाँ पे C का मतलब हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस एनपीवी निकालना हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। अब देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसा कि मैंने बताया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी जो है बिकम्स जीरो। मतलब IR वो डिस्काउंट रेट है जिसपे एनपीवी हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
ठीक है। और अगर एनपीवी 0 से अगर ज्यादा हो तो हमारे लिए ये वर्थ है, और एनपीवी अगर 0 से क्या है, कम है, ठीक है, तो ये हमारे नॉट वर्थ है, इसका कोई वर्थ नहीं है। अब देखिए आईआरआर जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारे से डब्ल्यूएसीसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ज्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को क्या एक्सेप्ट करते हैं, और आईआरआर अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर डब्ल्यूएसीसी से अगर कम है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। इसको समझना है, ठीक है। कह रहा आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसमें जिसमें एनपीवी को क्या कर देता है, 0 है। और डब्ल्यूएसीसी हमारा क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये आप समझ लो कि एक हर्डल रेट है। डब्ल्यूएसीसी क्या है, एक हर्डल रेट है, मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हमें, रिटर्न तो हमें उस बिजनेस से चाहिए ही चाहिए, ताकि हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, है ना। ऐसे केस में जो हमारा आईआरआर है वो हमेशा डब्ल्यूएसीसी से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यूएसीसी से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डब्ल्यूएसीसी क्या हमारा हर्डल रेट है, इसके नीचे हमारी लॉस है, तो ये हर्डल इससे अगर ज्यादा होगा, डब्ल्यूएसीसी से अगर हमारा आईआर अगर हमारा ज्यादा होगा तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और डब्ल्यूएसीसी से अगर कम होगा आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपीज है, कैश फ्लोज 40,000 है पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, मतलब हर ईयर 40,000 का कितना है, कैश फ्लोज है। 4 ईयर तो 4 ईयर का 40,000 40,000 40,000 जो है कैश फ्लो है। डिस्काउंट रेट डब्ल्यूएसीसी जो है वो 10% इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब जो कैपिटल का जो कॉस्ट है, ठीक है, उसका कैपिटल का जो कॉस्ट है वो 10% है। अब हम एनपीवी इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है, पहला जो कैश फ्लो है वो क्या है, पहले ईयर में 40,000 प्लस 0.1 प्लस 0.10, मतलब ये हमारा आर है पहले महीने में टू दी पावर 1, दूसरे महीने 1 प्लस टू दी पावर 2 दूसरा साल है, तीसरा है 3 टू दी पावर 3 है, चौथा है 4, माइनस जो हमारा कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना -1 लाख आएगा, 2679, एनपीवी कितना है, 26,796, ठीक है। नेट परचेंट वैल्यू जो है वो कितना है, 26,796। यानी देखिए ये यहाँ पे हम आज का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 1 लाख है। यानी आज का जो एनपीवी इसमें आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 लाख से भी इसका ज्यादा, कितना ज्यादा आ रहा है, तो 26,796 ज्यादा आ रहा है। यानी प्रोजेक्ट क्या है, वाइबल है। यानी आज हम जो 1 लाख रुपया इसका इन्वेस्टमेंट इसमें हम जो कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा पास कितना आ रहा है, 1,26,796। 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारा रिटर्न कितना है, आज के डेट के हिसाब से इसका रिटर्न 1,26,796 है। यानी ये हमारा 26,796 एनपीवी क्या है, मेरा पॉजिटिव है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो वाइबल है। अब दूसरा है, दूसरा पॉइंट है हमारा आईआरआर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आईआर जो है डिस्काउंट रेट है जिसपे एनपीवी क्या हो जाता है, 0 जाता है। सिंस इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू सॉल्व डायरेक्टली वी ऑफन यूज ट्रायल एंड एरर। अब आईआरआर रेट ऑफ रिटर्न निकालने का कोई स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट नहीं है, ये जो है ट्रायल और एरर मेथड से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको एक डिस्काउंट रेट क्या है, गेस करना होता है, उस पे हम कैलकुलेट एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं। फिर एडजस्ट द रेट अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन वेदर एनपीवी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर रिपीट अंटिल एनपीवी इज क्लोज टू 0। अब एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख है, ठीक है। कैश इनफ्लो 40,000 पर ईयर 4 ईयर, जो पहले का एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे 10% डिस्काउंट रेट पे इसका जो एनपीवी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26,796 पहले वाले एग्जांपल में। यानी आईआर कितना है, पॉजिटिव है। आईआरआर इज हायर देन 10%। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये 10% जब हम डिस्काउंट रेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे,
10% डिस्काउंट रेट का यूज कर रहे हैं तो एनपीवी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट रेट जो है इससे भी ज्यादा होगा, है ना। तो अब हम 20% डिस्काउंट रेट का जब यूज करते हैं तब भी क्या आ रहा है, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, 3549। दैट मीन्स कि आईआरआर जो होगा वो 20% से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। आईआर इज स्लाइटली हायर देन 20%। ठीक है, अब हम 22% पे इसको कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी निकालते हैं तो क्या है, -277 जो है इसका एनपीवी आया। दैट मीन्स कि 20% से 22%, 20% से 22% के बीच इसका आईआरआर होगा, क्योंकि इसी के बीच में वो डिस्काउंट रेट होगा जिसमें एनपीवी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कहते हैं हम इंटरपोलेशन मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, सिंस एनपीवी एट 20%, 20% पे एनपीवी कितना आ रहा है, 3549, और 22% पे आ रहा है -277। तो आईआरआर लाइज बिटवीन देम। अब इंटरपोलेशन करते हैं इसका, तो 20% पे क्या आ गया, 20% प्लस 3549 डिवाइडेड बाय 3549 प्लस 277 इंटू 22 माइनस 20, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। 20% प्लस 3549 3826 इंटू 2, इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, और इसमें से 3549 से डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 3826, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आया हमारा 21.85%। यानी आईआरआर जो है वो हमारा कितना आया, 21.85%। ठीक है, अब देखिए, दिस इज द रेट एट एनपीवी बिकम्स द 0। अब यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल सेम ही लिया है। अब सपोज कीजिए कि जो WACC हमने निकाला था वो 9 पॉइंट क्या है, 44% इसमें था। ठीक है, और यहाँ पे IRR जो आया वो 21.85% आया। अब आप बताइए, क्या इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे? तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि IRR जो है वो WACC से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे WACC क्या होता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये एक हर्डल रेट है। तो आईआर हमेशा क्या हर्डल रेट से ज्यादा आना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनपीवी और आईआरआर में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो एनपीवी जो हमें क्या देता है, एनपीवी गिव्स यू द एब्सोल्यूट वैल्यू एडेड इन मनी टर्म। एनपीवी हमें क्या देता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मनी, क्या मनी जो है वो ऐड हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हमारा एनपीवी 26,796, तो ये हमारा क्या वैल्यू में आया कि हमारा कितना वैल्यू जो है वो ऐड हमें कर रहा है एनपीवी। जबकि आईआरआर हमें क्या है, परसेंटेज टर्म में हमें यहाँ पे रिटर्न बताता है। टुगेदर दे हेल्प टू डिसाइड वेदर ए प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वर्थवाइल। ठीक है, यानी आईआरआर और एनपीवी से हमें पता चलता है कि कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो वर्थवाइल है या नहीं। यानी एनपीवी हमारे किस आंसर का जवाब देती है, हाउ मच मनी विल दिस प्रोजेक्ट एड टुडे, आज के डेट में यह प्रोजेक्ट कितना पैसा जोड़ेगा। और आईआर देता है कि व्हाट रिटर्न रेट डज दिस प्रोजेक्ट जनरेट, कितना रिटर्न जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टर्म लोन का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।